SY BCom Corporate Accounting Unit 4 वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इस प्रेजेंटेशन में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बेसिकली शेयर जो होता है पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल होता है। तो शेयर कैपिटल का जो हिस्सा होता है दैट विल बी टर्म्ड एज ए शेयर। वैल्यूएशन जो है एक प्रोसेस है इसकी वैल्यू को असेस करने का, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का, शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करने का और उसकी प्राइस कैलकुलेट करने का, ये एक प्रोसेस है दैट विल बी टर्म्ड एज ए वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ये एक तरह का एस्टिमेशन है उस शेयर की वैल्यू के वर्थ का। तो जो उसकी वैल्यू है उसका एक एस्टिमेशन है ये, दैट विल बी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइजेस शेयर की कोट की जाती है वो डिमांड और सप्लाई के साइकिल के बेस पर होती है, जो उसकी रियल वैल्यू नहीं होती। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है क्या है बेसिकली, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो शेयर होल्डर शेयर को ओन कर रहा है, रख रहा है, उसकी बैलेंस शीट वैल्यू, उसकी बैलेंस शीट डेट पर क्या वैल्यू है, ये मेनली कैलकुलेशन करना वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। ये एक तरह का क्रिटिकल एग्जामिनेशन है उस शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली शेयर का प्राइस फाइंड आउट करना, शेयर की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना, जिसके अलग अलग मेथड्स है, आगे चलकर हम उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो शेयर की प्राइस कैलकुलेट करना बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। और ये सर्टिफाई करता है, ये जो वैल्यूएशन के मेथड्स है ये एक्चुअली उसकी करेक्ट वैल्यू है, राइट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, जिसको हम कह सकते हैं। वैल्यूएशन की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यूएशन? सो वैल्यूएशन स्टेट ड्यूटी और वेल्थ टैक्स कैलकुलेशन के लिए ये शेयर की वैल्यू करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमालगमेशन एंड एब्सॉर्प्शन, जब दो कंपनियां मर्ज होती है वो कहलाता है अमालगमेशन, या एब्सॉर्प्शन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए एब्सॉर्प्शन। इन स्कीम्स के लिए, इन मर्जर्स के लिए मेनली शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है। गिफ्ट टैक्स पर्पस के लिए शेयर को वैल्यू किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर गिवन एज ए गिफ्ट देन शेयर्स आर वैल्यूड। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता है अगर शेयर्स को गिफ्ट के तौर पर दिया जाए तो। नेशनलाइजेशन ऑफ अ कंपनी फॉर कॉम्पेंसेशन मेड टू अ कंपनी, जैसे अगर एक प्राइवेट कंपनी है और कंपनी अगर वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, नेशनलाइजेशन अगर कंपनी का हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट जो है उस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन करती है। ट्रस्ट फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज, ऐसी कंपनियां जो शेयर्स वगैरह में डील करती है, शेयर की खरीदी बिक्री करती है, तो ऐसी कंपनियों के लिए कंपनी जो है शेयर का वैल्यूएशन करती है। फॉर गेटिंग लोन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, अगर हमको कहीं से कर्जा लेना है, लोन अगर लेना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी के तौर पर कंपनी जो भी लोन गिविंग अथॉरिटीज़ है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो शेयर को वैल्यू करते हैं। फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ डेट्स एंड लाइबिलिटीज़, तो कंपनी अपने खुद के डेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए अपने खुद के शेयर्स यूज़ कर सकती है, शेयर्स वो इशू कर सकती है, शेयर्स दे सकती है फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज़। फॉर दैट कंपनी वैल्यू शेयर्स। परचेसिंग शेयर कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी एक जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को होल्ड करती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड करना चाहती है, तो वो कंट्रोलिंग लेने के लिए, वो कंट्रोल लेने के लिए, होल्डिंग बनने के लिए कंपनी शेयर का वैल्यूएशन करती है। कन्वर्जन ऑफ वन क्लास ऑफ शेयर टू अनदर क्लास, तो अगर एक क्लास से दूसरे क्लास के शेयर में अगर कन्वर्ट करना है तो जो शेयर होल्डर है उसको उसका बेनिफिट देना पड़ेगा, या तो उससे चार्ज किया जाएगा, वट एवर भी। फॉर दैट पर्पज ऑल्सो शेयर्स आर वैल्यूड। तो ये कुछ पर्पजेस थे, ये कुछ नीड थी शेयर के वैल्यूएशन की। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शेयर के वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे नेचर ऑफ कंपनीज बिजनेस, तो कंपनी के बिजनेस का नेचर किस तरह का है वो शेयर की वैल्यूएशन में अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, तो इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की किस तरह से है वो शेयर के वैल्यूएशन को अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है, बहुत सारे चेंजेस जो पॉलिटिकली होते हैं कंट्री में, या इकोनॉमिक चेंजेस जो होते हैं, क्राइसिस जो होते हैं, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें, फैक्टर्स जो है वो शेयर की वैल्यूएशन को अफेक्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, तो स्टॉक एक्सचेंज जो बेसिकली चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई पर ही चलता है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स के बेस पर वो डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आता है। प्रोपोर्शन ऑफ लाइबिलिटीज़,
तो लाइबिलिटीज़ किस तरह से है, मीन्स ओन कैपिटल कितना है और लोन कैपिटल कितना है किसी भी कंपनी का, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी क्या डिक्लेयर करती है या प्रपोज करती है, उस पर भी शेयर के वैल्यूएशन अफेक्ट करते हैं। यील्ड ऑफ अदर रिलेटेड शेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सिमिलर काइंड ऑफ कंपनीज के जो शेयर्स है जो अर्निंग कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो कमा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, या जो उनका रेट ऑफ डिविडेंड है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। नेट टेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी, टेंजिबल एसेट्स विच वी कैन टच, तो उन कंपनी के पास कौन सी नेट टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कितनी है, एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी है, वो भी शेयर के वैल्यूएशन को अफेक्ट करेगा। एक मेथड ही हम देखने वाले हैं, नेट एसेट मेथड आगे। पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, तो इंटरनल पीस कंपनी का किस तरह से है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह से चल रहा है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। गुडविल है, टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स विच अफेक्ट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये बहुत सारे शेयर्स के वैल्यूएशन के फैक्टर्स हैं जो शेयर के वैल्यूएशन पर अफेक्ट करते हैं, जिनसे शेयर के वैल्यूएशंस कम ज़्यादा हो सकते हैं। अब अगर मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड्स में 3 मेथड्स मेनली हमको स्टडी करने हैं। तो देर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। फर्स्ट इज नेट एसेट मेथड, सेकेंड इज यील्ड बेसिस मेथड, दैट इज अर्निंग कैपेसिटी मेथड, आप उसको कह सकते हो। फेयर वैल्यू मेथड, तो फेयर वैल्यू बेसिकली कुछ नहीं है, नेट एसेट और यील्ड का एवरेज है, दोनों का एवरेज। तो नेट एसेट और यील्ड का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो फेयर वैल्यू मेथड कहलाता है। तो मेनली यहाँ पर हमको 3 मेथड स्टडी करने हैं, नेट एसेट मेथड, यील्ड बेसिस मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। तो ये 3 मेथड्स हम आगे स्टडी करेंगे। नेट एसेट मेथड की जो स्टेप्स है उसमें सबसे पहले नेट एसेट मेथड में इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज ए एसेट बेसिस मेथड, इसको एसेट बेसिस मेथड भी कहते हैं या एसेट बैकिंग मेथड भी कहते हैं। इट्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रियल इंटरनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज ए इंट्रिंसिक मेथड और रियल वैल्यू मेथड। तो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं किसी भी कंपनी के एसेट्स जो इंटरनली है उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एक कॉमन नेम इसका इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी है या उसको रियल वैल्यू मेथड भी कह सकते हैं। ये एक्चुअल मेथड है जो एसेट, किसी भी कंपनी के एसेट के बेस पर किया जाता है और इसमें करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स ही ली जाती है कैलकुलेट करने के लिए। सो 3 स्टेप्स हैं ये कैलकुलेशन की, जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नेट एसेट फर्स्ट स्टेप है, कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ये सेकंड स्टेप है, और कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर ये थर्ड स्टेप है। यहाँ पर ये जो मेथड है, इस मेथड के ये जो 3 स्टेप्स हैं इसमें हम कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल नेट एसेट, इसमें टोटल एसेट जो हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एसेट ये वैल्यू रीवैल्यूड वैल्यूज़ चाहिए हमको। तो वहाँ पर प्रॉब्लम में वो अवेलेबल कर देता है रीवैल्यूड वैल्यूज़, तो हमको वो टोटल चाहिए। तो टोटल ऑफ एसेट्स हम करेंगे, इसमें से लेस करेंगे टोटल ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल एंड रिजर्व। तो कैपिटल और रिजर्व को छोड़कर जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग डिबेंचर, इसमें से लेस करेंगे। ये लेस करने के बाद जो नेट बचेगा दैट विल बी टोटल नेट एसेट। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकेंड स्टेप में द कंप्यूटेशन ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इज एज फॉलोज। तो फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, अभी ये तो नेट एसेट आ गई, बट इसमें से इक्विटी के लिए कितना अवेलेबल है, तो बेसिकली इसमें से कुछ नहीं करेंगे, टोटल नेट एसेट से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू लेस कर देंगे। तो टोटल नेट एसेट से प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और अब थर्ड स्टेप तो बहुत सिंपल है, ये जो फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हमको इक्विटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वही रियल ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये डिवाइड करने के बाद जो नेट वैल्यू आएगी दैट विल बी, तो ये मेन फॉर्मूलाज थे। 3 स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नेट एसेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, टोटल नेट एसेट, उसके बाद फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फाइंड आउट करने के लिए ये 3 स्टेप्स इस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। यील्ड बेसिस दैट इज अर्निंग बेसिस मेथड ऑन प्रॉफिट, ये भी 2 चीज़ों पर कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट पर भी कैलकुलेट होता है और डिविडेंड पर भी कैलकुलेट होता है। बट जनरली प्रॉब्लम में ये स्पेसिफाइड नहीं होता कि डिविडेंड पर कैलकुलेट करो या प्रॉफिट पर, तो जनरली ये प्रॉफिट पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अर्निंग कैपेसिटी किसी भी बिजनेस की दैट विल बी टर्म्ड एज ए यील्ड। तो यील्ड बेसिस मेथड के जो स्टेप्स है उसमें भी
4 स्टेप्स है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, ये मेनली हमको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से। तो 2 साल 3 साल जितने भी साल का टोटल प्रॉफिट हमारे पास अगर अवेलेबल है तो उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के बाद सेकंड कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट बेसिकली कुछ नहीं है, जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से लेस कर देंगे जो ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स जो हमने लेस किया हुआ है, वो लेस करने के बाद नेट ये है मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट लेस परसेंटेज ट्रांसफ़र टू रिजर्व। अब वो कभी परसेंटेज में देता है, कभी रेशो में रिजर्व देगा, तो एवरेज प्रॉफिट का ही वो परसेंटेज या रिजर्व कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट है। सो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट ये जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, तो प्रॉफिट दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट, वो जो अभी हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप में। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो बताएगा कि भाई ऑन एन एवरेज कंपनी कितना कमा रही है, दूसरे फर्म्स कितना कमा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 से ये कैलकुलेशन करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 100 से ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी अगर ये प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना कैपिटल वैल्यू होना चाहिए था, ये मेनली कैलकुलेशन है इसमें। और लास्ट में फिर कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी के लिए जो फॉर्मूला है उसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ये जो हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले वाली स्टेप में, उसको नंबर ऑफ इक्विटी से डिवाइड करेंगे और ये कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स से। उसके बाद मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट लेस परसेंटेज ट्रांसफर टू रिजर्व से। थर्ड स्टेप में एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, इनटू 100 से ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। और लास्ट में फिर ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट जो है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी से, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये यील्ड बेसिस का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ये 2 मेथड कैलकुलेट कर लेने के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू, ये 2 वैल्यूज़ का नेट एसेट वैल्यू और यील्ड वैल्यू से ये वैल्यूएशन कर लेने के बाद थर्ड विल बी फेयर वैल्यू मेथड। और फेयर वैल्यू मेथड में मैंने इससे पहले भी अभी बताया कि एवरेज है बेसिकली दोनों मेथड्स का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है फेयर वैल्यू मेथड कैलकुलेट करने का। एग्जांपल्स में जब वो फेयर वैल्यू मेथड कैलकुलेशन के लिए पूछता है तो हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको नेट एसेट से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यील्ड वैल्यू मेथड से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और फेयर वैल्यू मेथड से। तो फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इंट्रिंसिक और यील्ड चाहिए ही चाहिए, दैट्स वाई ये दोनों कैलकुलेशन के बाद ही हम फेयर वैल्यू मेथड से ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। चैप्टर बहुत ईजी है, फॉर्मूलाज हैं, कुछ फिक्स कैलकुलेशन बेस हैं। तो अगले लेक्चर्स में फिर मैं आपको वो एक एग्जांपल हम लेंगे और उससे मैं आपको कैलकुलेट कर बताऊंगा। आई होप आज का ये जो लेक्चर है आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।